तीन करोड़ युवाओं पर बीजेपी की नजर, कांग्रेस भी यूथ को जोड़ने बेकरार। 2023 को लेकर युवाओं पर फोकस, यूथ पर सियासी जंग होगी रोचक। युवा वोटर्स के सहारे 2013 में बीजेपी की जोरदार वापसी हुई थी। अब 2023 में एक बार फिर उसी युवा और महिलाओं के जरिए बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी अब युवा वोटर्स बनने जा रही है। बीजेपी हर संसदीय क्षेत्र में युवा खेल महोत्सव के जरिए युवाओं को नजदीक लाना चाहती है। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब गठित किए जाएंगे और लाडलियों और उनकी माताओं को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाएगा। देखो, इस देश का भविष्य युवा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से युवाओं को अपने संगठन से लेकर सरकार में महत्व दिया है। मध्य प्रदेश में अगर लाडली लक्ष्मी, माननीय शिवराज जी ने ये योजना आरंभ की थी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद से, तो आज वो छोटी बहनें हमारी आज इस योग्य हो गई कि मामा ने उनको एक पहचान दी, मामा ने उनका सहारा दिया। तो आज उनको अगर साथ में जोड़ना तो निश्चित रूप से वो बता सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये उपलब्धि हुई। बीजेपी जोड़कर और कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सहारे युवाओं को पार्टी के साथ लाने की तैयारी में है। कांग्रेस 4 अप्रैल को इसे लेकर एक बड़ी बैठक भी करने जा रही है, जिसमें 2023 चुनाव को लेकर बड़े प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। बैठक में कमलनाथ और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। संगठन को लेकर विस्तृत तौर पर पूरी चर्चा होगी। सक्रियता को किस तरह से आंका जाएगा उसका आकलन होगा। जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, जो अभियान चल रहा है 1 बूथ और 5 यूथ का, उसकी भी समीक्षा होगी और किस तरह आने वाले समय में बेरोजगारी को लेकर पूरी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस आपको जमीन पर नजर आएगी और युवाओं को जागृत करने का काम करेगी। इस चीज की पूरी रूपरेखा भी उस दिन 4 तारीख की बैठक में जो पीसीसी में होने जा रही है उसमें निर्धारित की जाएगी। जाहिर है कि 2023 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और युवा वोटर्स किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बीजेपी की नजर 3 करोड़ युवा वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस भी यूथ से जुड़े मुद्दों के सहारे उन्हें लुभाने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी के प्लान के आगे कांग्रेस कहां तक टिक पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है यूथ से 2023 का रूट। नौजवान करीब 65%, 60% से अधिक देश की आबादी का हिस्सा हैं और जाहिर तौर पर जिसने युवाओं को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी एक ताज़ी हवा का झोंका बनकर बीजेपी के लिए आए तो उन्होंने निश्चित तौर पर युवाओं के मन पर सबसे पहले अपना प्रभाव डाला, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाला। और यही वजह थी कि एक बदलाव का एक मन जो युवाओं ने बनाया, युवा वोटर्स ने। और आज भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत की इस पट्टी में, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है और पश्चिम भारत के भी आप कह लीजिए कि महाराष्ट्र और गोवा तो आरंभ से रहा ही है, यहाँ भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अपना प्रभाव है। आम आदमी पार्टी जरूर केजरीवाल जी के नेतृत्व में उसने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करके आप कह सकते हैं कि युवाओं के बीच में उसकी लोकप्रियता भी अच्छी है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे युवा जो हैं वो जो राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो पारंपरिक राजनीतिक दलों के बजाय आम आदमी पार्टी में अपनी संभावनाएं बेहतर देखते हैं। जिस तरह से अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों युवाओं पर फोकस कर रही हैं और बीजेपी का तो एक स्पष्ट लक्ष्य है कि हमें अपने मत प्रतिशत में वृद्धि करनी है और ये उत्तर प्रदेश में भी है। और इसके लिए उनकी रणनीति बहुत ताकत से आगे बढ़ती है कि बाय हुक बाय क्रुक। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ओवैसी साहब की भी मदद लेनी पड़े तो बीजेपी पीछे नहीं हटती है इससे। बीजेपी को अगर किसी और भी तरीके से मदद लेनी हो, लेकिन यही चुनाव की रणनीति है, इसको आप किसी और दृष्टि से नहीं देख सकते हैं
क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो जंगे मैदान में उतरता है, चाहे वो कांग्रेस रही हो अपने श्रेष्ठ समय में, किसी न किसी रूप में तमाम राजनीतिक दल ऐसे रणनीतिक पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं। तो युवाओं की इस रणनीति को लेकर बीजेपी, जिसमें लाडली लक्ष्मी एक बहुत अहम योजना है, जिसको अब लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 कहा गया है, क्योंकि इस योजना ने अपने आरंभ से मध्य प्रदेश में बहुत धूम मचाई और बाद में देश के कई अन्य राज्यों ने इसको फॉलो किया। तो अब कॉलेज में जब लाडली लक्ष्मी पहुंच चुकी हैं तो एक कहीं ना कहीं कहीं भावनात्मक आधार भी है। तो अब उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसकी योजना के साथ युवाओं को साथ में लाने की एक कोशिश भी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका बहुत स्वागत है। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। सुशील जी, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की रणनीति हमेशा बहुत सुविचारित होती है, क्योंकि बीजेपी के पास एक चिंतनशील समूह ज़रूर मौजूद है, चाहे आप केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें। कांग्रेस के पास नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आपकी हर अच्छी कोशिश जो है उसको, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि वो अंधेरे की गहरी कंदराओं में खो जाती है। और कुछ कमज़ोरियां भी हैं निश्चित तौर पर। आप बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश को? देखिए शरद जी, बहुत स्पष्ट बात है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए युवा वोटर का जुड़ना बहुत महत्व रखता है। न केवल वो स्वयं वोटर होता बल्कि वो पूरे परिवार के वोट को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और हम बहुत दूर ना देखें, 2018 के चुनाव को यदि आप देखेंगे, उस चुनाव परिणाम में एक बात बहुत परिलक्षित होती थी कि लगभग 32 लाख वोट के अंतर को कांग्रेस ने पाटा था। तो इसमें स्वाभाविक रूप से युवाओं का योगदान रहा होगा। तो अब बीजेपी इस बात को समझती, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो 2018 के सिनेरियो में लगभग 47,000 वोट के साथ बीजेपी आ गई थी, यानी लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे है। उसे आप शून्य से भी कह सकते शुरू कर रहे हैं, दोनों 1,55,00,000 से शुरू करेंगे। तो अब इसमें देखिए, अभी नए वोटर जुड़ेंगे, 5 साल में लगभग 25 से 30 लाख नए वोटर जुड़ते भी हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो वो होगा, वो लाडली लक्ष्मी का भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज होगा। तो ये बीजेपी बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है ये कोशिश करेगी कि जो लाडली लक्ष्मी जो योजना का लाभ लेके जो बच्चियां आगे आई और आज कॉलेज में पहुंची है, वो पहली बार वोट करे तो बीजेपी को वोट करे। और ये पूरी मुहिम जो है वो 51% जो वोट बढ़ाने का लक्ष्य है उसको भी टारगेट करते हुए की जा रही है। और इसका दोहरा लाभ होगा। यदि आपको 2023 में बीजेपी के पक्ष में ये वोट पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से 2024 में ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास एक डायनामिक लीडर भी मौजूद है, मोदी जी का एक सक्षम और सशक्त नेतृत्व भी है। तो ये डबल स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस का फोकस भी बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए, अगर यूथ को आपको आकर्षित करना है तो यूथ से जुड़े मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का। तो कांग्रेस अपनी सही लाइन पर जा रही है, बस देखना ये होगा कि कितना वो बेरोजगारी को लेकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। बीजेपी का एक और बड़ा आकर्षक नारा है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि वो ये जानती है कि नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी राज्यों में, खासतौर से उत्तर भारत की पट्टी के इन राज्यों में एक कहीं ना कहीं अपनी डीप प्रेजेंस रखते हैं। तो वहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डबल इंजन का ये नारा लोगों को उत्तर प्रदेश में भी पसंद आया है। अब देखते हैं 2023 में मध्य प्रदेश में भी क्या जनता इस डबल इंजन के मुहावरे को लेकर आगे बढ़ती है। अजय जी, देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में युवाओं के मामले में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल युवाओं को मतदाता के रूप में, भाजपा के समर्थक के रूप में और मत प्रतिशत बढ़ाने वाले एक संख्या के रूप में देख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को उठाती है। आज हम देखते हैं 2018 में जिस तरह से युवाओं ने कांग्रेस का साथ दिया और भाजपा की 65 सीटें कम हुई। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया सर? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ, अगर पड़ोसी राज्य की बात आप नहीं करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात अलग तरह के थे। कांग्रेस वहां पर एक विकल्प नहीं था। मानस को समझना है तो पड़ोसी राज्य को भी समझना तो पड़ेगा। मैं उस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें सबसे अधिक नुकसान इस बात का हुआ कि 2 मुख्य पार्टियों में मुकाबला था और कांग्रेस पार्टी सत्ता की रेस में एक विकल्प नहीं था। उस वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हुआ, जो मैं स्वीकार करता हूं। अगर हम विकल्प होते तो हमारी सीटें निश्चित ही ज्यादा बढ़ती। अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, 2018 में जो सबसे
ज़्यादा युवाओं ने कांग्रेस का साथ दिया था, उसका बड़ा कारण था व्यापम में जो बड़ा भारी घोटाला हुआ था। युवाओं को सबसे ज़्यादा उनका भविष्य खराब हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा आने के बाद युवाओं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। 50 लाख बेरोजगार आज रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप हालात देखें, शिक्षक भर्ती 3 में जिस तरह के घपले घोटाले की बातें आ रही हैं, कांस्टेबल भर्ती में जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं 10 मिनट बाद वो अनक्वालिफाई हो जाते हैं, ये कैसे हालात हैं। एक जिस तरह की कृषि विस्तार अधिकारी की भर्तियां होती हैं, एक ही इलाके के 10-10 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और पूरा मध्य प्रदेश देखता रह जाता है। तो नौजवानों में कहीं ना कहीं बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं की बात उठा रही है। हमारा संगठन यूथ कांग्रेस भी जमीन पे काम कर रहा है, एक बूथ पे 5 यूथ जोड़ रहा है, युवाओं के बेरोजगारी। आपके 3 बड़े नेताओं के नाम मुझे बता दीजिए जिन्होंने तथाकथित, जिन आपने धांधलियों की बात की है, जो मध्य प्रदेश स्तर के 3 बड़े नेता जिन्होंने कहा हो कि विधानसभा के अगले सत्र में ये मसला उठेगा, सड़क से लेके सदन तक संघर्ष होगा। 3 बड़े नेताओं के नाम बता दीजिए, आप समझ रहे होंगे। देखिए 3 बड़े नेताओं के नाम मुझे बता देखिए शरद जी, जिस तरह से चयनित शिक्षकों के मामले में घपला घोटाला आप लोग हुआ, खूब लड़ाई लड़ते हैं हमारे चैनल्स नेता, में बैठ के। हमारे नेता कमलनाथ जी ने उस मामले में अपनी बात रखी। हमारे प्रदेश के बड़े प्रवक्ता के ऊपर तो FIR तक कर दी गई इसी मामले में बात रखने के लिए। चयनित शिक्षक जो जिस तरह से OBC वर्ग के जिन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही, उनके धरने पे अरुण यादव गए, कमलेश्वर पटेल गए, तमाम बड़े नेता उनके साथ लगातार जा रहे हैं। जीतू पटवारी, चुनाल चौधरी ने भी उनके धरने में सहयोग किया। तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता युवाओं के साथ हैं। और ये भाजपा का भ्रम है, ये कांग्रेस या भाजपा का लेना देना नहीं है। प्रदेश का नौजवान अपना भविष्य अंधेरे में देख रहा है भाजपा की सरकार में। पंकज जी क्या कहेंगे आप? आपने सुनी सुशील जी की भी बात और आपके मित्र अजय सिंह जी, आपके अभिन्न साथी। पार्टियां भले ही अलग हों लेकिन साथ तो साथ ही है और वो हमेशा रहेगा। बहरहाल क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, जिस राजनीतिक पार्टी का खुद का भविष्य अधर में हो, देश में कुल जमा अपने दम पर वो सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शेष बची हो, उत्तर प्रदेश में 98% लोगों की जमानत जब्त हो जाती हो, 2 सीटें वो लेकर आ पाते हो, 2% मत प्रतिशत हो, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ 4 राज्यों के चुनाव में 4 जीरो से उनका सूपड़ा साफ होता है, उनके लिए तो 5 जीरो है। कहीं भी नहीं पंजाब की सरकार बनी बनाई चली जाती है और उत्तर प्रदेश में अजय ने स्वीकारा कि वो विकल्प नहीं थे, तो ये कहीं भी विकल्प नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडंबना कांग्रेस पार्टी की कि वो देश में राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में कहीं भी विकल्प नहीं है। ये बहुत जोर शोर से करते कि युवाओं ने बहुत मदद करी इनकी। ये कांग्रेस को मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत था 41 और कांग्रेस का था 40.25%। 40.9 था। अरे सुन तो लीजिए, मतों की संख्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी की मत संख्या ज्यादा थी और 2-4 सीटों को भी बंपर मेजोरिटी ले आई थी कांग्रेस पार्टी कि युवा साथ था कांग्रेस के। 230 में से 180 सीटें ले आई थी, 150 सीटें ले आई थी। 109-114 के अंतर से मतलब जिनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई और बाद में सरकार कैसे गई सबके सामने। और शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की 1980, अभी 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है 1980 से, उस दिन से यह नीति है कि देश में युवाओं को नई दिशा और दशा प्रदान करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, अब तो 60-65 साल होगा शासनकाल में, जिस शिक्षा पद्धति की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कौशल विकास की बात करें, क्यों सरकारों ने ध्यान नहीं दिया आज जी। लेकिन यहाँ आप इससे सहमत होंगे कि आप जब अपने ये मूवमेंट्स शुरू कर रहे हैं और आपका बिल्कुल ध्यान है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकार है, लेकिन आप ये भी बताएंगे कि रोजगार के अवसर आप क्या नए गढ़ने वाले हैं, और जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है और जिस तरह की बातें सामने उठती हैं बीच बीच में कि परीक्षाओं की निष्पक्षता प्रश्नों के दायरे में है, उस पर भी आप मजबूत उत्तर के साथ युवाओं के सामने जाएंगे। जी मतलब शरद जी, जब परीक्षा लेते हैं तो मजबूती से बैठना पड़ता है, हल्के फुल्के आदमी तो पास हो ही नहीं सकता आपके सामने। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी मैं उसी बिंदु पर आपसे शरद जी आग्रह कर रहा था कि हमको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि 2 साल के कोरोना काल की वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों ने कुछ विसंगति रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश में उत्पन्न करी है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में जैसे ही कोरोना का युग बीता तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला अभियान शुरू किया रोजगार मेले का, और रोजगार की हमने एक नई परिभाषा सृजित करी, उसका नाम है स्वरोजगार।
मध्य प्रदेश का नौजवान अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करता है, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब युवा आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर कब होगा शरद जी? जब वो स्वरोजगार की बात करेगा। और इसीलिए मध्य प्रदेश में प्रतिमा एक दिन सुनिश्चित किया रोजगार मेले का, और रोजगार मेले में सरकारी नौकरी की बात ही नहीं की जाती, सिर्फ निजी क्षेत्र में कैसे जो भागीदार हैं, उसके जो उद्यमी हैं, कौशल विकास को लेकर काम करते हैं, वो सब लोग आते हैं। और इसका अच्छा प्रतिशत मध्य प्रदेश में, ये तीसरा माह होगा जब रोजगार मेला इस महीने का मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। 2-2, 3-3 लाख लोग उसमें भागीदारी करते हैं, और सार्थक और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना की यदि हम बात करें तो उसका पार्ट 2 अब स्टार्ट किया जा रहा है कि हमारी वो बेटियां जो परिपक्व हो गई हैं, युवावस्था की दहलीज पर हैं, तो उनको अब करियर को लेकर क्या काम किया जाएगा। कौशल विकास की भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, 10 जो है नई 100 मॉडल ITI शरद जी बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि मध्य प्रदेश के नौजवान का कौशल का विकास हो सके और वो छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे कौशल के आधार पर स्वरोजगार तो सृजित करे और 2-4-5 लोगों को रोजगार दे सके। और शरद जी यही मॉडर्न इरा की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है अक्रॉस द ग्लोब। अब किसी भी देश में शरद जी, किसी भी प्रदेश में लोग सरकारी नौकरी की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि कामकाज की व्यवस्था बदल गई है। अब न्यू नॉर्मल हम जिसको बात करते हैं, जो नया युवा है, उसकी माइंडसेट, उसकी अप्रोच में आज भी कुछ युवाओं से मैंने बात करी, मेरा नियमित काम है, तो वहां शरद जी उनके मन मानस में अब ये सुनिश्चित हो चुका है, जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रथम प्रयास स्वरोजगार का, प्रथम प्रयास इस बात का कि नौकरी देने वाले बने। और इसीलिए मैं बस 2 मिनट और लूंगा कि बूथ को लेकर हम बातचीत कर रहे थे शरद जी। मध्य प्रदेश के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की ऐप बनाई, 20,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रम किया, और सारे के सारे 20,000 शरद जी युवा थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर। मैं लौटता हूं, अभी एक राउंड और होगा रैपिड जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। मैं बता रहा था कि युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का सतत संवाद है। वो इसलिए संवाद है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अविभाज्य अंग है। और आप देखेंगे देश भर में किसी प्रांत में आप चले जाएं तो आपको वहां दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, संगठन हो, युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और इसीलिए देश भर जब भी अवसर आता है लोकतंत्र के यज्ञ का, तो प्रसाद भारतीय। आप जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। पंकज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही स्वरोजगार की। मुझे बताइए, रेहड़ी पट्टी वालों के नाम पे 10-10 हजार के जो लोन दिए जाते हैं, क्या उसको रोजगार कहा जा सकता है? इस तरह के रोजगार से प्रदेश के नौजवान का भला नहीं होगा। नौजवान अगर रोजगार नहीं चाहता है तो 50 लाख रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड क्यों है नौजवान? आप मुझे जवाब दे दीजिए। अगर नौजवान रोजगार नहीं चाहता है तो वो क्यों रजिस्टर्ड है? एक भर्ती में 1-1 करोड़ तक आवेदन आते हैं, रेलवे में 1 करोड़ आवेदन आए इस देश में, तो अगर नौजवान इसको रोजगार मानता है तो क्यों आवेदन कर रहा है? बताइए, ये भ्रम है आपका, नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। राम मनोहर लोहिया जी के उस कथन की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। मैं इसको थोड़ा सा, अगर वो उस दुनिया में तो नहीं है, प्रणाम करते हुए उनको, एक अलग ही समाजवाद की धारा की एक अद्भुत प्रणेता, राजनीति के जनक वो रहे। जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं, और इसी को कहें कि जो बहुत जीवंत और गतिमान विपक्ष है वो भी 5 साल इंतज़ार नहीं करता है। वो सड़क को समाधान का बिंदु बना देता है। बड़े बड़े आंदोलन के जरिए सत्ताधारी दल की जिन तथाकथित नीतियों से वो असहमत है, या जिनको वो मानता है कि ये जन विरोधी हैं, उनको लेकर जन सैलाब के साथ उमड़ पड़ता है वो सरकार की उन तथाकथित नीतियों को लेकर। क्या आपको लगता है कि हम अक्सर जब भी संवाद करते हैं पक्ष और विपक्ष के साथ, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, दोनों एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करेंगे, लेकिन उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ जिसकी जिम्मेदारी दोनों तरफ बहुत अधिक है कि आप आलोचना करें, लेकिन ये भी बताएं कि आपके पास नया क्या है। अगर आप विपक्ष ये कह रहा है कि ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, और सत्ताधारी दल उसका माकूल जवाब दे कि साहब आपके समय ये नहीं था। आंकड़ों से ज्यादा बात होती है कि आप फेल। विपक्ष की भूमिका इसमें, जिस रचनात्मकता की हम अपेक्षा करते हैं, क्या आप उसमें कमी पाते हैं? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से विपक्ष को मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी हमको अभी भी देखने को मिल रही है। आप देखिए 2003 से बीजेपी सरकार में थी, 2018 में जाके पहला ब्रेक बीजेपी को कांग्रेस दे पाई, वो भी आधा अधूरा। लेकिन इस दौरान अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आंदोलन, एक सशक्त आंदोलन, भीड़ भरे आंदोलन खड़े करने में कांग्रेस या विपक्ष का सक्षम नहीं हुआ था। बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर अगर आप देखेंगे 2003 के समय में, चुनाव के जस्ट पहले,
तो उमा भारती ने एक बहुत अच्छा जो कैंपेन शुरू किया था, दैनिक वेतन भोगियों को जब हटाया गया था, और लगभग 50,000 के आसपास, तो ऐसी संख्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलती रही, लेकिन ना तो वो एकजुट करके उनको रख पाए, ना उनके आंदोलन में एक बड़ी भूमिका विपक्ष की निभा पाए। अभी भी आप देख लीजिए, क्या मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी है, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष कहाँ है? आप मध्य प्रदेश में इन 1.5-2 साल में देख लीजिए, कांग्रेस कितने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई क्या? जनता के साथ जो कनेक्ट होने की जो प्रवृत्ति बीजेपी की है, वो प्रवृत्ति कांग्रेस में नहीं आ पा रही है। और अगर आप देख लीजिए 15 महीने में शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में थे, तब उनकी आक्रामकता देख लेते आप, वो लगातार जो है जनता के बीच में उस समय भी जा रहे थे। ये एक जो बहुत बड़ा जो अंतर जो है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करता है। जहाँ तक आप देखिए, इनके पास भी रोड मैप नहीं है, रोड मैप उनके पास भी नहीं है। जो सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है शिक्षा। हम देखते हैं, अगर चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो आवेदन करने वाले कौन होते हैं? भी सहमत होंगे कि पूरे देश में ये स्थिति है, पूरे देश में स्थिति, और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमने नौकरियों को ही सबसे बेहतर रोजगार का विकल्प माना है। अभी उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद की रिपोर्ट आई है, जिस पर हमने हमारा युवाओं का जो कार्यक्रम है उस पर हमने इसी पर केंद्रित रखा था कि देश के करीब करीब 70% विश्वविद्यालय और 80% कॉलेज गुणवत्ता मूलक रोजगार मूलक शिक्षा देने में विफल है। ये 5 साल में 10 साल में नहीं विफल हुए हैं। ये आरंभ से ही क्यों आज आईआईटी और निजी क्षेत्र के बड़े स्कूल कॉलेज की, ये एक बड़ा चर्चा का अलग विषय है। बहरहाल मैं अजय जी आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा सवाल यही है, मैं आपको पीछे ले जाऊं तो एक बड़ा ब्लो था, बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए, आपातकाल के बाद उसकी सरकार का जाना, और उसके बाद इंदिरा गांधी जैसी नेता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण से लेकर, अटल जी से लेकर, चौधरी चरण सिंह से लेकर, राजनारायण से लेकर, एक बड़े मजबूत मोरारजी देसाई से लेकर एक बड़े मजबूत गठबंधन का उभरना। लेकिन उसके बाद 80 में जब सरकार गिरती है, इंदिरा गांधी जाती हैं बिहार के गांव में, जहां एक दलित के साथ कथित रूप से कुछ ऐसा हुआ था जो पूरे देश में चर्चा का विषय था, और उस गांव में इतना कीचड़ था कि उन्हें हाथी की व्यवस्था करके वहां तक पहुंचना, पैदल जाना संभव नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी 90 में रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। उसे जिस भी दृष्टि से देखा जाए, मीडिया देखे, कांग्रेस देखे, आप जिस भी दृष्टि से देखें, लेकिन वो जनता की भावनाओं तक उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दे राम मंदिर से सीधे कनेक्ट जुड़ी थी। आप चुनाव दर चुनाव हारते चले जाते हैं, लेकिन न यात्राएं नजर आती हैं कांग्रेस में, और न आपका कोई ऐसा नेता जो जमीन आसमान एक कर दे। देखिए शरद जी, आपके सवाल में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। जिस तरह से 77 में कांग्रेस पूरी तरह हार गई थी, पूरे उत्तर भारत में अकेली छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास बची थी, और आज भी लगभग हालात वैसे ही हैं। और उस समय भी यही माना जाता था कि कांग्रेस अब बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। ईश्वर के लिए कि हम इसी का इंतजार करें। नहीं, उस इतिहास अपने को दोहराता है। यही माना जाता था कि कांग्रेस के लिए वापसी बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने वापसी करी, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता समय समय पर इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को वापसी करना है। चिंतन बैठक की तैयारी कांग्रेस पार्टी में पहले ही हो चुकी है, निर्णय हो चुका है, और जल्द ही आप देखेंगे दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में होगी। और जनता की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये गिनवाते हैं कि हम 10 राज्य जीत गए, 15 राज्य जीत गए, वो ये नहीं गिनवा पाते हैं कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए, महंगाई क्यों बढ़ गई, आज इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहा है। क्या चुनाव जीतने से नौजवानों के रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या 2 करोड़ रोजगारों का वादा झूठा था? क्या मध्य प्रदेश में 50 लाख बेरोजगार जो बैठे हैं, आज आप गांव-गांव में देखिए, गरीब पढ़े लिखे नौजवान मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों को रोजगार नहीं है। इसलिए जनता विकल्प चाहती है। पंकज जी, शरद जी 3-4 बिंदु रखूंगा। पहले 77 की बात करता हूं कि 77 में जो सज्जन कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे वो कमलनाथ जी नहीं थे। दर्शकों को स्पष्ट कर दूं। अरे छिंदवाड़ा कहा है मैंने, पंकज जी, तो आपने सुना नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने छिंदवाड़ा कहा था, छिंदवाड़ा ही कहा है उन्होंने, नाम नहीं लिया। मैंने कमलनाथ जी नहीं कहा था, आप शायद सुन नहीं पाए। ठीक है सर, इतना एप्रीहेंसिव मत होइए जी, बोलिए। और 77 में जो कांग्रेस के सीनियर नेता छिंदवाड़ा से एक सीट जीते थे आपातकाल के बाद, उनका टिकट काटकर 1980 में कमलनाथ जी वहां पर काबिज हो गए। ये दर्शकों को बताना चाह से टिकट दिया गया था गार्गी शंकर मिश्रा जी को। ये भी आपको जानकारी नहीं है पंकज जी, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, सिवनी से दिया था गार्गी शंकर मिश्रा जी को।
कई बार करके। अजय जी जुमलों का अधिक प्रयोग नहीं, एक तीखी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है। कई बार ये शब्द जो है ना बड़े गौण हो जाते हैं। जी पंकज जी बोलिए। मैं निवेदन कर रहा था शरद जी के जो मूल मुद्दा वही है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए देश में मेकाले की शिक्षा पद्धति को हटाकर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा सर, नीति वक्त लाई कम है, गई संक्षेप में बताइए, और सर पंकज उसी जी। बात कर रहा हूँ, और जी। सर उसी का मूल उद्देश्य है कि यदि आप 1 वर्ष करेंगे तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, 4 साल में ऑनर्स, ताकि आपकी पढ़ाई व्यर्थ न जाए, अर्थपूर्ण हो और आप उससे अर्थ भी कमा सकें। पंकज ये जी, बेरोजगारी नौकरी की का बात भी कर बोल रहे दीजिए, थे। कैसे मिलेगी? राजस्थान में हर 10 में से 9 बेरोजगार, रिसेंट रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 10 में से 2 बेरोजगार। पूछिए जाके अशोक गहलोत जी से कि वहां बेरोजगारी क्यों है। 4000 का बेरोजगारी भत्ता देने का लिखित वादा कमलनाथ जी की सरकार का था, 15 महीने सरकार रही, 4 पैसे का रोजगार नहीं दिया। ढोल चलवाने का प्रशिक्षण, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया, और इसीलिए आज इनकी बैंड बजी, राजनीतिक रूप से हैरान परेशान है कांग्रेस। और यही फिर दोहराऊंगा, इसीलिए जिससे जवाब नहीं है पंकज जी बेरोजगारी का आपके पास। अरे जवाब नहीं है देते रहिए। पंकज जी, 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले जवाब आज देश भर में जुमलेबाजी जनता कर दे रहे हैं। रही है। जवाब दीजिए ना, क्यों जवाब नहीं दे पाए? देश भर में, जवाब जवाब देश भर में दीजिए जनता पंकज जी। जनार्दन दे रही है। जवाब देश भर में जनता जनार्दन दे रही है। मैंने कि स्वीकार कांग्रेस किया, के 15 बाद भी राज्यों आंधी की है, जीत से तो बेरोजगार समझिए को ना। नौकरी नहीं मिली। अरे जनता जनार्दन दे रही जवाब। आपने 65 साल में देश को बेरोजगारी में घसीट दिया, शिक्षा नीति ऐसी बनाई। चलिए सर, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया करता हूं पंकज जी और लोग आपका, आशीर्वाद बहुत दे रहे हैं। धन्यवाद करता हूं अजय जी आपका, बहुत धन्यवाद सुशील जी। बड़ा सवाल लेकिन जो छूट जाता है वो छूट ही जाता है, और बड़ा सवाल ये है कि चुनाव की जीत हार की ये लड़ाई चलेगी। शायद 80 के दशक में और 90 के दशक में कुछ इसी दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी को देखती रही होगी कि कहाँ तक जाएंगे ये, कितना चलेंगे। अभी तो 2 भी सांसद ठीक से नहीं हैं इनके। आज कांग्रेस फिर उस स्थिति में है, बल्कि उससे बहुत बेहतर स्थिति में है। आज पूरे देश में उसका नेटवर्क है, पूरी ताकत उसकी है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपको उस जनादेश को बहुत ठीक तरीके से समझना होगा जो बीजेपी के पक्ष में बीते कुछ चुनावों से निरंतर चला जा रहा है। उस जनादेश को समझने, खींचने का मौका नहीं होता। आपकी गेंद पर चौका लगता है, छक्का पड़ता है, और हम कई बार देखते हैं कि बॉलर जो है वो सर धुनने लगता है, वो बैट्समैन के ऊपर झुंझलाने लगता है और कहता है कि अगली बॉल पर तुम्हारा स्टंप उड़ जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि अगली गेंद पे फिर छक्का लग जाता है। ये समय कांग्रेस के लिए खींच से ज्यादा इस गहराई में जाने का है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि तमाम मसले जिनका वो आरोप लगा रही है कि नौकरियां नहीं हैं, डीजल पेट्रोलियम कीमतें पदा आसमान छू रही हैं, भावनात्मक मुद्दे सतह पर लाए जा रहे हैं, तो क्या वो ये समझने की भूल कर रही है कि 2022 या 2014 के बाद मानस बदला है, लोग इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं, या वो ये भी कहना चाहते हैं कि इसको तो हम एक स्तर तक बियर कर लेंगे, लेकिन कुछ और चीजें हमें अपने राजनीतिक दल में देखनी है। क्या कांग्रेस उसको नहीं समझ पा रही? समझना आपको अपनी उस कमजोरी को पड़ेगा, पिच के मिजाज को समझकर, और बीजेपी को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि राजनीति है ये, राजनीति करवट बदलती रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो आपको हमेशा अपने को चौकस रखना है। चुनौती दोनों के लिए है। अभी बीजेपी इस पर निरंतर खरी उतर रही है और कांग्रेस के लिए कसौटी कड़ी से कड़ी होती जा रही है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, लाल आतंक पर लगाम। नमस्कार।